जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम मध्य कालीन इतिहास जो पढ़ रहे थे यूपीपीसीएस 1 का मेडिवल हिस्ट्री, उसमें हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था ये है औरंगजेब। तो औरंगजेब से हम यहाँ से कवर करेंगे। बहुत ही जल्दी मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। इसके पहले की सारी नोट्स शॉर्ट नोट्स की वीडियो चैनल पे अपलोड है। तो आइए इसमें पढ़ते हैं। औरंगजेब का जन्म 1638 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। तो औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? 1638 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर। औरंगजेब का जो विवाह है वो फारस के राजघराने के शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी से हुआ था। औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरुन्निसा था। औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 को हुआ था। मतलब औरंगजेब की कितनी बार राज्याभिषेक हुई थी? तो 2 बार। पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को और दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 को हुआ था। व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब को किसके नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से। प्रमुख अभियान कौन कौन से थे? औरंगजेब के जो अभियान है बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण का विजय, इसका कारण क्या था? 1657 ईस्वी की संधि का उल्लंघन किया जाना। विशेषतः बीजापुर द्वारा 1 करोड़ प्रतिवर्ष न देना। बीजापुर द्वारा 1 करोड़ प्रतिवर्ष न देना। बीजापुर द्वारा शिवाजी की मदद। गोलकुंडा द्वारा मुगलों के विरुद्ध बीजापुर की मदद। दक्षिण अभियान का नेतृत्व का क्रम क्या था? तो शाइस्ता खां, फिर जय सिंह, मुअज्जम बहादुर खां, शाह आलम, फिर औरंगजेब। मतलब दक्षिण अभियान में नेतृत्व का क्रम क्या था? पहले शाइस्ता खां, फिर जय सिंह, मुअज्जम बहादुर शाह खां और शाह आलम, औरंगजेब। नेक्स्ट है बीजापुर। बीजापुर के बारे में देखेंगे कि 1656 की संधि पूर्ण न कर पाने के आरोप में जयसिंह के नेतृत्व में बीजापुर पर आक्रमण किया गया। जयसिंह ने पुरंदर की संधि 1665 के तहत शिवाजी के साथ यह आश्वासन ले लिया था कि शिवाजी मुगलों की सहायता करेंगे। गोलकुंडा, तो गोलकुंडा में था कि 1678 ईस्वी तक यहाँ अब्दुल्ला कुतुब शाह का शासन था। 1685 ईस्वी में मुअज्जम खाने जहां के नेतृत्व में अभियान भेजा गया। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व संभाला। औरंगजेब ने क्या किया था? तो स्वयं नेतृत्व संभाला था 1687 में। और 78 में यहाँ अब्दुल्ला कुतुब शाह को भेजा था। 85 में मुअज्जम खाने जहां के नेतृत्व में अभियान भेजा गया। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख तथ्य। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। कौन थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगाया। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया। उसे बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला ताजमहल पर आधारित थी। इसी को कहते थे ना कि ताजमहल की भद्दी नकल। फिर औरंगजेब ने जहां आरा को सहीबात उन जमाने की पद प्रदान की थी, दिल्ली के लाल किले के परिसर के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। नौरोज त्योहार को मनाना बंद करवा दिया था। इसने क्या किया था? तो औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इसने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। नौरोज त्योहार को मनाना बंद करवा दिया। इसके काल में अनेक हिंदू मंदिर तुड़वाए गए क्योंकि इसे विश्वास था कि मंदिर षड्यंत्र का केंद्र बन गए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मुगल कालीन प्रशासन। मुगल काल में मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके पास दीवाने आरिस के समस्त अधिकार होते थे। मनसबदारी प्रथा के कारण बख्शी का पद अधिक महत्वपूर्ण हो गया। मीर बख्शी का पद अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। मीर बख्शी का पद किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो अकबर के। और मनसबदारी प्रथा के कारण बख्शी का पद अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। और दीवाने आरिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? यह एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसका प्रचलन अकबर द्वारा किया गया। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी जिसमें 10 से लेके
5,000 तक मनसब दिया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे, उन्हें सशर्त पद प्राप्त होते थे। अकबर ने 1592 ईस्वी में इसका द्विवर्गीकरण कर जात व सवार पद से युक्त कर दिया। जात व्यक्तिगत पद और वेतन से जुड़ा हुआ था, सवार उसके पास घुड़सवारों की संख्या से जुड़ा था। मनसबदार को नगद व जागीर दोनों रूपों में पारिश्रमिक दिया जाता था। मनसबदार को क्या, तो नगद व जागीर दोनों रूपों में पारिश्रमिक दिया जाता था। मनसब का अर्थ होता था श्रेणी या पद। मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। अब देखेंगे मुस्तौफी मुगल कालीन प्रमुख पद मुस्तौफी महालेखागार। मीर आतिशबाजी कहाँ होती है, तोपखाने में, तोपखाने का निरीक्षक। दरोगा डाक निरीक्षक। और मीर बर मतलब बर कहाँ उड़ते हैं, वन में, वन अधीक्षक। मीर तोजक उत्सवों व प्रबंधक। नाजीर बयूतात शाही कारखानों की वित्तीय आय व्यय का पुनरीक्षक। प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय प्रशासन। अब देखिए दीवानी वजीर होते थे राजस्व वित्त विभाग के। मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी। प्रधान काजी प्रधान न्यायाधीश। मुहतशिब सार्वजनिक बाजार नियंत्रक होते थे मुहतशिब। शर्द धार्मिक मामलों का प्रबंधक। सर हम कहाँ झुकाएंगे, सर उस दर पे झुकाएंगे, धार्मिक मामलों का प्रबंधक। मीर समा शाही महल रसोई आदि का प्रबंधक। मुगल सैन्य व्यवस्था देखेंगे। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था के निम्न अंग थे। मनसबदार और उसके सैनिक, अहदी सैनिक, दाखिला सैनिक। ठीक है, कौन कौन से, मनसबदार उसके सैनिक, अहदी सैनिक, दाखिली सैनिक। अहदी सैनिक बादशाह के सैनिक थे, दाखिली सैनिक मनसबदारों की सेवा में थे। मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी, पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, हाथी व नौसेना। बाबर काल मुगल कालीन स्थापत्य देखेंगे। बाबर काल पानीपत की काबुली जमा मस्जिद, संभल की जमा मस्जिद। अब देखिए मुगल कालीन बाबर काल में देखेंगे पानीपत की काबुली जमा मस्जिद, संभल की जमा मस्जिद, आगरा का आराम बाग, अयोध्या की बाबरी मस्जिद। अकबर काल में क्या क्या बना था, तो हुमायूं का मकबरा, अकबर का किला, लाहौर किला, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, पंचमहल। शाहजहां के काल में दिल्ली का लाल किला व जामा मस्जिद, ताजमहल। यह काल मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है। किसको मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो शाहजहां के काल को। बाबर तुर्की भाषा में आत्मकथा तुझे के बाबरी लिखी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, यह अकबर के आग्रह पर लिखी गई थी। तारीख रशीदी, इसके रचनाकार कौन है, रसीद कौन देंगे, जब भी किसी से रसीद मांगो तो लोग गाली देते हैं, दुगलत। तारीख शाही लोग ना बहुत अहम रखते हैं, तो अहमद यादगार। तारीख अकबरी, अकबर जो थे ना वो कभी भी कंधा नहीं देते थे, कंधारी। तारीख अल्फी से क्या हो जाएगा ना, कि अल्फी से हम ऐसे याद करेंगे कि इसमें क्या आ रहा है, लफ़ी। तो लफ़ या फिर लफ्ज़ किसके निकलते थे, तो मुल्ला दाऊद के लफ्ज़ निकलते थे। तौक़ात अकबरी, अकबर जो थे ना वो निज़ामों के लिए बहुत अहम थे, अकबर निज़ामों के लिए बहुत अहम थे। तुज़ू के जहांगीरी, तो जहांगीरी हो गया। चहार चमन और चंद्रभान, च से च है। मासीर आलमगीर जो थे वो हमेशा क्या करते थे, शक करते थे, हमेशा इत्तेफाक पे शक करते थे, तो मुस्तफ़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मुतखव उल लुबाव, तो उल लुबाव दिया है तो समझिए लबाब टाइप में है, तो लबाब चीज़ें अगर बन जाती हैं तो लोग खफा हो जाते हैं, खफी का। फतवा है आलमगीर जो थे वो क्या करते थे, ईश्वर के दास थे। दिल खुश हो गया भीम की बात सुन के, भीमसेन। मुन्नत खव उत तवारीख, तो तारीख पे जाएंगे तो बद्दुआ मिलेगी। वक़्यात आलमगीर जो थे वो आलमगीर के पास अकिल थी। फिर आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम सिराजी, आलमगीर जो थे वो काजी के पास जाते थे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु नानक देव थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, नानक देव थे। सिखों के कुल 10 गुरु में नानक, अंगद, अमरदास व रामदास, अर्जुन, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो ऐसे कैसे इसको मैंने ट्रिक से याद कर रखा था बट अभी याद नहीं आ रहा। गुरु नानक था कि इसको हम यहीं रिलेट कर लेते हैं कि गुरु नानक जी जो थे ना वो अंगद
को कहते थे अंगद अमर हो जाओ। गुरु नानक जी किसको कहते थे? तो गुरु नानक जी अंगद को कहते थे, या फिर जो गुरु नानक का अंग था वो ऐसा था कि वो हमेशा अमर रहेंगे। वो राम और अर्जुन की तरह क्या करेंगे? वो राम और अर्जुन की तरह, और राम हो गए, अर्जुन हो गए, बचे कौन? गोविंद। गोविंद की तरह शक्तिशाली रहेंगे, और हर राय वो किशन की तरह लेंगे बहादुरी से। वो हर राय किससे लेंगे? किशन की तरह लेंगे बहादुरी से, तब वो गोविंद सिंह कहे जाएंगे। एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं कि नानक का अंग ऐसा था कि वो हमेशा अमर रहते हैं। वो राम की तरह, अर्जुन की तरह, गोविंद की तरह हर राय खुद से लेते हैं, और किशन की तरह बहादुर होते हैं, तब वो गुरु गोविंद सिंह कहे जाते हैं। मतलब इसको 2-3 बार सुनेंगे तो शायद ही क्रिएट हो जाएगा, मतलब माइंड में। भाई लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया। चौथे गुरु थे रामदास के समय अकबर ने अपनी पहली बीवी भानी को 500 बीघा भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। इस भूमि पर अमृतसर का शहर बना है। पहले इस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन मूलतः सिख के धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी द्वारा कराए गए। नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल पर स्थित है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। अब हम देखेंगे मराठा और राज्य और संघ। तो देखिए, मुगल शासनकाल के उत्तरवर्ती दौर में वर्तमान महाराष्ट्र और उसके पास के क्षेत्र में मराठा शक्ति का उदय हो रहा था। तत्कालीन मराठा संतों और कवियों ने जन समुदाय में हिंदू गौरव एवं एकता की भावना को जागृत किया। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी नीतियों ने मराठों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जन्म कुछ अभिलेखों में जन्म तिथि 6 अप्रैल 1627 से 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ है। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके पिता पहले अहमदनगर की सेवा में थे, किंतु शाहजहां द्वारा 1633 ईस्वी में अहमदनगर की विजय के पश्चात बीजापुर की सेवा में चले गए। कहाँ चले गए? बीजापुर की सेवा में। इनकी माता का नाम जीजाबाई था तथा इनके संरक्षक दोदाजी कोंडदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। कौन थे? रामदास। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने पूना के पास तोरण के किले में, 1648 ईस्वी में पुरंदर के किले को जीता। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने सरदार चंद्रराव मोरे से जावली का किला जीत लिया। बीजापुर से संधि करने के पश्चात औरंगजेब ने बीजापुर को शिवाजी के अधीन आने वाले क्षेत्रों को वापस लेने की सलाह दी। बीजापुर शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी के कैद कर मारने के लिए भेजा। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ की लड़ाई में उसकी हत्या कर दी थी। 1600 ईस्वी में मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को शिवाजी से युद्ध करने भेजा गया। प्रारंभ में शाइस्ता खां ने पूना, कल्याण, भिवंडी और चाकन इत्यादि के किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी को वहां से हटने पर विवश किया। अप्रैल 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर छापामार हमला शाइस्ता खां घायल कर दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को बढ़ती शक्ति को देखकर आमेर के जयसिंह प्रथम को शिवाजी से निपटने के लिए भेजा। 1665 ईस्वी में पुरंदर में शिवाजी को घेर लिया गया। विवश होकर शिवाजी को जून 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आगरा भेजा। औरंगजेब ने शिवाजी को उनके पुत्र संभाजी को आगरा में कैद कर लिया। 1666 में ईस्वी में शिवाजी कैद से बाहर फरार हो गए। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः सूरत को लूटा। 6 जून 1674 को अपना औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में कराया और राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट द्वारा संपन्न की गई। 1677 ईस्वी में गोलकुंडा की सहायता से शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान कर्नाटक में किया तथा जिंजी, वेल्लोर इत्यादि के क्षेत्र को जीता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई और 1679 में संगमनेर का युद्ध शिवाजी का आखिरी युद्ध था। शिवाजी के काल की प्रशासनिक व्यवस्था
केंद्रीय शासन के अंतर्गत छत्रपति की स्थिति सर्वोच्च थी। शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान का स्वरूप मिलता है, जो 8 मंत्रियों का समूह था। इनकी भूमिका सलाहकारी थी। इनके क्रम निम्न है: पेशवा, प्रधानमंत्री, सर नौबत, सैनिक विभाग का प्रमुख सेनापति, अमात्य, राजकीय आय व्यय का लेखा जोखा, सचिव, राजकीय पत्राचार एवं आय व्यय का लेखा जोखा भी करता था, सुमंत दबीर, विदेशी मामले। देखिए, पेशवा, प्रधानमंत्री, नौबत आ गई तभी तो सैनिक विभाग में गए। आमत्य मतलब आमत्य तो आय व्यय, सचिव जो होते थे वो हर पत्र की आय व्यय लेखा जोखा करते थे। सुमंत दबीर, विदेशी मामले, कबीर विदेश गए। वाकिया नवीश, राज्य के दैनिक कार्य। पंडित राव, धार्मिक मामलों में। न्यायाधीश, न्याय से संबंधित। प्रांत का प्रशासनिक विभाजन, महाल का राज्य, परगना, प्रांत, तरफ, जिला, गोलकुंडा व बीजापुर। मौना मतलब गांव। नेक्स्ट, सैन्य व्यवस्था। शिवाजी की सेना के प्रमुख अंग पैदल सेना, अश्व सेना और नौसेना। सिलहदार ये अनियमित सैनिक थे। पागा ये नियमित घुड़सवार सेना थी। शिवाजी के अधीन एवं एक नौसेना का विकास किया गया। कोलबा शिवाजी की नौसेना का मुख्य केंद्र था। पैदल सैनिकों को पाइक कहा जाता था। भू राजस्व व्यवस्था। प्रारंभ में भू राजस्व की दर 33% थी, बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया। लगान वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया। इसमें किसानों के साथ सीधी लगान वसूली की जाती थी। ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व की वसूली में पाटिल एवं कुलकर्णी की अहम भूमिका थी। देशमुख परगना स्तर पर राजस्व संग्रहण का प्रभारी होता था। चौथ, यह पड़ोसी राज्य या गैर मराठी राज्यों की कुल आय का 1/4 हिस्सा होता था, जिसके बदले उस क्षेत्र को आक्रमण से सुरक्षा आश्वासन दिया जाता था। सर देशमुखी, शिवाजी स्वयं को उस क्षेत्र के देशमुखों को का प्रमुख मानते थे तथा इस रूप में उनकी आय का 1/10 हिस्सा प्राप्त होता था। इसका राजस्व सीधे राजा के पास जाता था। इसका राजस्व किसके पास जाता था? सीधे राजा के पास जाता था। फिर नेक्स्ट है शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी। 1680 से 89 ईस्वी में इनका जन्म मई से 1657 में पुरंदर जिले में हुआ। इनकी मां का नाम साईबाई भोसले था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी स्वैराबाई ने अपने पुत्र राजा राम का राज्याभिषेक कर दिया, किंतु मराठा सेनापति हम्बीर राव की सहायता से संभाजी शासक बन गए। 1689 ईस्वी में संगमेश्वर के युद्ध में मुगल सेनापति मुकर्रब खां ने संभाजी व कवि कलश को कैद कर औरंगजेब के सामने पेश किया। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब के आदेश पर इनकी हत्या कर दी गई। संभाजी ने शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था की ऋण अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया। राजा राम यह कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक था। इसने सरजाम प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। इसके पलायन का क्रम प्रतापगढ़, पन्हाला, जिंजी और सतारा था। नेक्स्ट देखेंगे छत्रपति साहू। साहू को मुगल कारावास में औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निसा ने पाला था। 1707 ईस्वी में खेड़ के युद्ध में ताराबाई को साहू जी से पराजित होना पड़ा। कोल्हापुर में ताराबाई ने तथा सतारा में साहू ने राज्याभिषेक करवाया। मराठा शक्ति का विस्तार एवं पेशवा बालाजी विश्वनाथ पहले आए। 1713 से 20 ईस्वी में बालाजी ने 1696 ईस्वी में पूना में सभासद थे। 1720 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके बाद इनका बड़ा पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया गया। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने हिंदू पदशाही के आदर्श का प्रचार किया। 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदराबाद का निजाम पराजित हुआ था। 1737 में से लेकर 38 का भोपाल का युद्ध हुआ, जिसमें भी निजाम को पराजित होकर दुर्रई सराय की संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, पहले कौन से आए थे? तो पहले आए थे इसमें पेशवा बालाजी विश्वनाथ, फिर आए बाजीराव प्रथम, फिर आएंगे बालाजी बाजीराव जो कि 1740 से 61 में नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि से मराठा साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण पेशवाओं के हाथ में आ गया। इन्होंने अपनी राजधानी सतारा से पुनः ले लिया। 1757 में निजाम के सिंदरखेड़ा के युद्ध में हराया। इसने इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने में सहायता की। पानीपत का तृतीय युद्ध जनवरी 1763 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ा गया था। किसके? तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके साथ?
तो 1763 में हुआ था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का मुख्य कारण यह था कि अफगान अब्दाली ने पंजाब में राजकुमार तैमूर शाह को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, किंतु मराठों ने इसे हटाकर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित ने किया। इस युद्ध के दौरान सदाशिवराव भाऊ एवं विश्वासराव तथा अनेक योग्य मराठा सरदार मारे गए। मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसके 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम बहादुर शाह विजयी रहा। जून 1707 में जजाऊ नामक स्थान पर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुए में मुअज्जम की सेना ने आजम को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 में, जो कि मुअज्जम बने थे, वह एक योग्य एवं विद्वान व्यक्ति था। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहिब के साथ संबंध स्थापित किए और इन्हें उच्च मनसब प्रदान किए। बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध अभियान के दौरान 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाहे बेखबर के उपनाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, इसकी मृत्यु के पश्चात इसके पुत्रों में राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें जहांदर शाह सफल रहा। ठीक है, जहांदर शाह 1712 से 13 ईस्वी में इसको ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां का सहयोग प्राप्त था। इसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की पदवी दी और मालवा का सूबेदार बनाया। इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख भी कहा जाता। फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी, इसने 1717 में एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसी के कार्यकाल में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। इसे घृणित कायर भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक पतन हुआ। इसके शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल, सआदत खां ने अवध, निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद में अपने स्वतंत्र, चिंगलिस खां हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसे रंगीला कहा जाता है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1837 से लेकर 1857 तक था। तो यहाँ हमारा जो ये नोट्स था, ये जो का ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट भी जो हमारे जो नोट्स बचे हुए हैं, जो और भी जीएस के जो भी सब्जेक्ट है, उन सबको मैं चैनल पे कवर कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।